हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेज पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट प्रैक्टिस टेस्ट कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 से लेकर 29 तक का कवर कर लिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2018 और 2019 के प्रत्येक पाली का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक बात कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गुरु अर्जुन देव के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत गुरु अर्जुन देव के बारे में जान लेते हैं। गुरु अर्जुन देव के पिता कौन थे? गुरु रामदास। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव के पिता कौन थे? गुरु रामदास। याद रखिएगा, गुरु रामदास गुरु अर्जुन देव के पिता थे। एक कैमे पिता था, कैमे पुत्र थे रामदास जी का, तीसरे पुत्र थे। गुरु अर्जुन देव कैमे पुत्र थे? तीसरे पुत्र थे। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों के कैमे गुरु बने थे, गुरु अर्जुन देव ने सिखों के कैमे गुरु बने थे, तो हमेशा याद रखिएगा 5वें गुरु बने थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 2 करा, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। पूना पैक्ट किस के मध्य हुआ था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 7250 ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो बताइए 2 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा। पूना पैक्ट किस के मध्य हुआ था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो बताइएगा 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था। तो बताइएगा अम्बेडकर और गांधी के मध्य में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के संस्थापक थे। और एग्जाम में पूछा जाए कि वंदे मातरम को कहाँ गाया गया था। वंदे मातरम को कहाँ गाया गया था। तो बताइएगा 1800 राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था। 1896 में। 1896 में गाया गया था। और एग्जाम में पूछा जाए इसकी रचना कब से कब हुआ था। तो बताइएगा अक्टूबर 1874 में हुआ था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसका रचना कब हुआ था। तो बताइए सितंबर अक्टूबर 1874 में हुआ था। 1874 में हुआ था। और इस गीत वंदे मातरम को गाने की अवधि क्या है, कितना समय में गाना चाहिए वंदे मातरम को। तो हमेशा याद रखेगा 1 मिनट कितना सेकंड में, 5 सेकंड में गाना चाहिए। 1 मिनट 5 सेकंड में वंदे मातरम को गाना देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 4 करा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलोन। याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है। तो नाइलोन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नाइलोन किससे बना है। नाइलोन 2 शब्दों से मिलने से बना है। एक होता है NY नाई, और एक होता है LON लन। नाई से होता है न्यूयॉर्क, इसका शब्द न्यूयॉर्क के शहर से लिया गया है। न्यूयॉर्क के शहर से लिया गया है। ठीक है, और लॉन कहाँ से लिया गया है। लंदन से लिया गया है। लॉन कहाँ से लिया गया है। लंदन से लिया गया है। इन्हीं दोनों के मिश्रण से
नायलॉन का निर्माण हुआ है। इन्हीं दोनों के मिश्रण से नायलॉन नायलॉन के नाम नाम धरा गया, ठीक है। नामकरण किसके नाम से हुआ है? नाई तथा लॉन के नाम से नामकरण हुआ है इसका, नायलॉन, ठीक है, नाम पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, दिल्ली स्थित शांति वन समाधि किसका है? दिल्ली स्थित शांति वन समाधि किसका है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल दिल्ली है, ठीक है। शांति वन समाधि स्थल कहाँ किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। अगर एग्जाम में पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है, तो बताइएगा विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अगर एग्जाम में पूछा जाए इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो बताइएगा शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। अगर एग्जाम में पूछा जाए गांधी राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो बताइएगा वीर भूमि। हमेशा याद रखिएगा वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। और पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू का, तो बताइएगा शांति वन। शांति वन स्थित है, ठीक है। शांति वन में जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल हुआ था, ठीक है। और कहाँ है? ये है दिल्ली में है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या करा? चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। किसके काल में भ्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कि हर्षवर्धन के शासनकाल में? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर क्या होगा? इसका 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कब लागू हुआ था, तो बताइएगा 1985 में लागू हुआ था। 1985 में लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? शून्य आधार वाला बजट, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संसार में चाय का मुख्य उत्पादक वाला देश कौन है? संसार में चाय का मुख्य उत्पादक वाला देश कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। हमेशा याद रखिएगा संसार में चाय का वो मुख्य उत्पादक वाला देश कौन है? चीन है। हमेशा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चीन कितना प्रतिशत, विश्व का कितना प्रतिशत चाय उत्पादन करता है? तो हमेशा याद रखिएगा 30% भाग 30% चाय उत्पादन करता है। विश्व का 30% चाय उत्पादन करता है। और दूसरा स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान पर भारत है, और तीसरा स्थान पर श्रीलंका है। श्रीलंका है तीसरा स्थान पर। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा निर्यातक देश, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो बताइएगा श्रीलंका। श्रीलंका चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। श्रीलंका चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है। भारत चाय का उत्पादन में दूसरा स्थान पर आता है। ऐसे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में नो क्या करा? क्वेश्चन में नो करा कोरोना किस देश की करेंसी है? कोरोना किस देश की करेंसी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। कोरोना किस देश की करेंसी है? तो हमेशा याद रखिएगा स्वीडन की। याद रखिएगा स्वीडन की कोरोना करेंसी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अपना भारत का करेंसी क्या है? रुपया है। हमारा याद रखिएगा अपना भारत का करेंसी क्या है? रुपया है। हमेशा याद रखिएगा भारत का रुपया है। और पाक का भी क्या है? रुपया है। हमारा पड़ोसी पाक का भी क्या है? रुपया ही है, ठीक है। रुपया ही है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 करा भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताओं के न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा भाई, वो लाइक नहीं दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष। हमेशा याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 35 वर्षीय उम्र सीमा किसके आधार पर लिया गया है? 35 वर्षीय उम्र सीमा किसके आधार पर लिया गया है? अनुच्छेद 58 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 58 के तहत कहा गया है
कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताओं की उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो वही भारत का राष्ट्रपति योग्यताओं के निर्वाचन के लिए योग्यता बन सकते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कर नटराजन के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। नटराजन के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है, तो बताइएगा इसका किसका उदाहरण है? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल कला का। ये ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नटराजन के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण किसका है? चोल कला का। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 करा मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 13 करा अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंडिया गेट और सी है तीन मूर्ति, ऑप्शन डी है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? इंडिया गेट है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बताइए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 14 करा पंडित कृष्ण महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है। पंडित कृष्ण महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए संतूर है, ऑप्शन बी है सितार की, ऑप्शन सी है वायलिन, ऑप्शन डी है तबला। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तबला का थे। ठीक है, पंडित कृष्ण महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के प्रमुख वादक थे, यानी कि तबला के थे। तो ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 15 करा निम्नलिखित धातुओं में से किस सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते हैं? निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो हमेशा याद रखिएगा लोहा को नहीं जानते थे। ठीक है, लोहा का खोज नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। सबसे पहले खोज किसका हुआ है? तांबा का हुआ है। सबसे पहले पूछा जाए तांबा का हुआ है। सबसे पहले तांबा का हुआ है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो दयाराम साहनी को माना जाता है। दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। यह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमेशा बताइएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो आर.डी. बनर्जी को माना जाता है। आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। उसने कब मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था? 1922 में किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था? 1922 में किया था। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 16 करा अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल के हाथ में था। ठीक है, राजस्व किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए टोडरमल अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था। हमेशा याद रखिए टोडरमल अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री के रूप में था। ठीक है, टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री के रूप में था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए इसे किस चीज से सम्मानित किया गया था? तो बताइए राजा की उपाधि दिया गया था। इनको टोडरमल को राजा की उपाधि दिया गया था। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए कि वह अकबर के दरबार में कब आया था? अकबर के दरबार में यह कब आया था? तो बताइएगा 1573 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। 1573 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। कौन आया था? टोडरमल याद रखिएगा सब पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन 17 क्या करा? क्वेश्चन 17 करा
कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 का अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत कहाँ मृत्यु हो गई? अलेक्जेंडर को कि भारत से लौटने के उपरांत कहाँ मृत्यु हो गई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेबीलोन में मृत्यु हो गया था। अलेक्जेंडर को की भारत से लौटने के उपरांत कहाँ मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अलेक्जेंडर किसका किसका शिष्य था, तो बताइएगा अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का शिष्य कौन था? अलेक्जेंडर था। और एग्जाम में पूछा जाए सिकंदर के यानी कि अलेक्जेंडर का सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर नाम था, ठीक है। ऐसे पॉइंट याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछा जाए सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, तो हमेशा बताएगा 323 ईसा पूर्व में हुआ था। 323 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और ये मात्र 33 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया था। 33 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया था। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मुगल शासकों में किस प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां को। हमेशा याद रखिएगा मुगल शासकों में किससे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, तो शाहजहां को। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऐसे पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, भारतीय भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, कब आया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1854 में आया था। इसका फुल डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1854 को आया था। 1854 को आया था, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया गया था? चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके द्वारा लाया गया था? तो बताइएगा चार्ल्स वुड के द्वारा। चार्ल्स वुड के द्वारा यह अथी लाया गया था, ठीक है। वुड के द्वारा ये चार्ल्स वुड डिस्पैच चलाया गया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 22 करा अंग्रेज सरकार ने किस बिहार को अलग प्रांत बनाया था? अंग्रेज सरकार ने किस बिहार को अलग प्रांत बनाया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को अंग्रेज सरकार ने बिहार को अलग प्रांत बनाया था। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा 1 अप्रैल 1912 को अलग प्रांत बनाया था, ठीक है। अंग्रेज किसने बनाया था? अंग्रेज सरकार ने बनाया था, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए बिहार का राजधानी कहाँ है, बिहार का राजधानी कहाँ था? तो पटना भी बनाया गया है, कब? 1912 में। और बिहार का राजधानी पटना भी कब बनाया गया था? 1912 में, ठीक है। और वर्तमान में बिहार में कितना प्रमंडल और कितना जिला है? याद रखिएगा प्रमंडल 9 है। और जिला पूछा जाए तो जिला बता दीजिएगा 38 है। जिला पूछा जाए तो जिला बता दीजिएगा 38 है। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी से जुड़ी थी? नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। याद रखिएगा सरोजनी नायडू नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से गांधी जी से जुड़े थे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब
और कहाँ गाया गया था? सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में 24 जनवरी 1950 को गाया, दिल्ली में 24 जनवरी 1950 को गाया गया था, ठीक है। दिल्ली में 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में राष्ट्रीय गान कौन कौन है, राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन। याद रखिएगा जन गण मन राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन, ठीक है, जन गण मन। इसकी स्थापना किसने किया था? इसका रचना कौन किया था? बंकिम चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर किया था, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा इसकी स्थापना रचना कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये सब पॉइंट याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 25 कह रहा है कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। याद रखिए कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो हमेशा याद रखिएगा गंगा, गंगा सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रथी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी। सबसे बड़ा नदी कौन सा है? सबसे बड़ा नदी पूछा जाए कि भारत का, तो गंगा नदी बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी गंगा नदी है। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और याद रखिएगा हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।